हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथ को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स। ठीक है, पहले हम बेसिक से जानेंगे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सब क्या होता है, इसके पहले बारे में जानेंगे। फिर बाद में वास्तविक संख्या, फिर उसका चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही प्रीवियस ये क्लास का चैप्टर है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, लेकिन अभी भी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है एंड अपरमेय संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या वो होते हैं जो गिनती से स्टार्ट होते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर, यानी काउंटिंग जो नंबर को करेंगे। जैसे मेरे पास हाथ है, इसमें कितना अंगुली है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह काउंट कर सकते हैं। इन्हें कि 0 ले लेंगे फिर 1 लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे फिर 2 3 4। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से। तो 1 से स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्टिंग हुआ तो 1 2 3 4 5। काउंटिंग कहाँ से हुआ? 1 से। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, प्राकृत संख्या में स्टार्टिंग 1 से होता है। 1 2 3 4 5, इस तरह ही इन्फिनिटी तक चले जाता है। इसका मान चलते रहता है, अनंत तक चलते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, लेकिन बोलेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो इसका मान अनंत तक होता है। तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि क्या होगा, जैसे 5 होगा 6 होगा, कोई निश्चित नहीं है, उसमें चलते रहेगा। लेकिन सबसे छोटी में क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। ठीक, तो प्राकृत संख्या में 0 जब ऐड हो जाए, जब 0 मिल जाता है, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 के साथ प्राकृत संख्या मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5, इधर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 0 ऐड हो गया। 0 जब ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्ण संख्या। अगर 0 नहीं रहता तो इधर प्राकृत संख्या है, 0 जब ऐड हो गया तो इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे जब 0 ऐड हो जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। आगे आता है पूर्णांक। प्लस वाला तो हमने ले लिया, इसमें भी इन्फिनिटी तक होता है। प्लस वाला तो ले लिया हमने, 0 भी ले लिया। अब छूट रहा था माइनस को लेना, माइनस मेरे पास छूट रहा था, तो माइनस को भी हम ले लेते हैं। तो माइनस में जैसे 0 ले लेंगे, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। दोनों तरफ जो मान होगा वो क्या होगा, अनंत तक होगा। इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, उधर भी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मान चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, निश्चित नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक, यानी ऋणात्मक संख्याओं के समूह, धनात्मक संख्याओं के समूह, 0 भी उसमें रहे, या फिर ऋणात्मक संख्याओं के समूह। और इधर क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ऋणात्मक संख्याओं के समूह और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे हम, पूर्णांक कहेंगे। ऋणात्मक संख्या एंड पूर्ण संख्या जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इसमें क्या, जब 0 के साथ प्राकृत संख्या मिल जाए, प्राकृत संख्या के साथ 0 मिल जाए, या फिर 0 के साथ प्राकृत संख्या मिल जाए, प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 0 जब मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में जब नेगेटिव अंक, यानी -1 -2 -3, ये सब मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, पूर्णांक। ठीक, आगे आता है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर। जब हम किसी भी अंक को अंश बटे हार के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हार के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, यही पूर्णांक होना चाहिए। इस सब में कोई अंक होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं हो, कभी भी 0 Q का मान नहीं हो सकता है। P का मान 0 हो जाएगा, लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा 2/3, 2/3। 3 यहाँ क्या है, Q का है,
क्यू का मान यहाँ 0 नहीं लेने बोल रहा है, तो हम 0 लिए नहीं लिए, ये 2/3 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। जैसे 5/2 ये क्या हुआ, परमेय संख्या हो गया। क्या है कि यहाँ पे p का भी मान पूर्णांक है और q का भी मान क्या है, पूर्णांक है। अगर हम लेंगे 3/0 तो 0 क्या हो गया, q की जगह पे 0 आ गया। q बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने 0 ले लिया, तो ये क्या है, गलत है, यानी परमेय संख्या ही नहीं होगा। अगर हम अंश के जगह पे 0 लेंगे, हर के जगह पे अगर हम 3 ले लिए, इसका मान कितना 0, और ये परमेय संख्या भी हो जाएगा, ये परमेय संख्या होगा, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं होगा। क्या कि यहाँ पे हर के जगह पे आ गया है कितना 0, नीचे 0 आ गया है। ठीक, इसको हम लोग परमेय संख्या कहेंगे, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। पूर्णांक दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। और q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो क्या परमेय संख्या हुआ, नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अंश के जगह पे आ गया 0, यहाँ पे क्या हो गया, अंश के जगह पे 0 आ गया, इसलिए परमेय संख्या हो गया। इसका मान कितना होता है 0, लेकिन अगर हम बोलेंगे 3/0 इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होता है इन्फिनिटिव, अनंत। ये चलते रहेगा कंटिन्यू, इसको कोई रोक नहीं सकता है, चलते रहेगा ये, मतलब कोई निश्चित नहीं है इसका, जैसे कटाते जाएगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक, आगे आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जो परमेय संख्या नहीं है वो अपरमेय संख्या हो जाएगा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, इसके नीचे तो हम 1 दे सकते हैं। ठीक, इसके नीचे हम 1 दे देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, 1 दे दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है, 1 क्या है, पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक है क्या, √2 पूर्णांक नहीं है। क्या है कि √2 का वैल्यू दशमलव में आता है, दशमलव में कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक जब भी होगा अंक में होगा, यानी तो दशमलव में नहीं होगा, बटे में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे √2 क्या होगा, अपरमेय संख्या। अगर हम बोलेंगे √3, ये भी अपरमेय संख्या। जब भी अंदर रूट अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या रहे, जब भी रूट अंदर में अभाज्य संख्या रहे, तो वो क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। जैसे √3 ले लेंगे, √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। जैसे में पाई क्या होता है, अपरमेय संख्या। क्या है कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 3.14, इस तरह कंटिन्यू रहता है, चलते रहता है, तो इसका मान चलते रहेगा कंटिन्यू। तो इस पाई क्या हो गया, अपरमेय संख्या। अगर हम बोलेंगे 22/7, क्या बोलेंगे, 22/7, 22/7 क्या है, ठीक, 22/7 क्या है, तो 22/7 आ जाएगा परमेय संख्या में। लेकिन हम जब पाई बोलेंगे तो पाई आ जाएगा अपरमेय संख्या में। क्या है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, इस तरह कुछ चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे 22/7 हम बोल दिए, फिक्स कर दिए, तो 22/7 किस में आ जाएगा, परमेय संख्या में, रेशनल नंबर। ठीक, अपरमेय संख्या भी हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक, पर प्राकृत संख्या, गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 स्टार्टिंग से इसका यानी काउंटिंग ऑफ नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग जो करते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या, 0 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से। और प्राकृत संख्या 1 से। प्राकृत संख्या में जब 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या में हम नेगेटिव अंक यानी ऋणात्मक संख्या को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक, और जब भी हम किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरमेय संख्या जो परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक, इरेशनल नंबर। जैसे इसका हो गया एग्जांपल में √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या हो गया, अपरमेय संख्या। इन्हीं सभी संख्याओं के समूह को, जो भी इसमें है 1 2 3 4 या फिर 2/3, 5/2, 22/7, पाई, इस सब के संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या।
यानी वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, परमेय संख्या भी आएगा एंड अपरमेय संख्या भी इसी के अंदर आएगा। तो अब हम चैप्टर को सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 सबसे पहले आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं क्या होता है। इसमें होता है भाज्य बराबर, ये तो सब जानते होंगे भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल भाज्य बराबर क्या? भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर क्या? भाजक गुनी भागफल जोड़ शेषफल। अगर हम 16 है, इसको हम 5 से भाग देंगे। किससे भाग दे रहे हैं? 5 से। तो कितना? 5 3 15, 1। ये एक जो आया ये क्या है? एक शेषफल है, 3 है भागफल, 5 क्या है? भाजक, और 16 क्या है? भाज्य। 16 क्या है? भाज्य। तो हम भाज्य के जगह पे ए रखेंगे, भाज्य के जगह पे ए रखेंगे, और भाजक के जगह पे बी। भाजक के जगह पे क्या रखे? बी। और भागफल के जगह पे क्यू, शेषफल रिमाइंडर आर। ठीक, इसको आपको याद रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या हो गया? भाज्य, बी क्या हो गया? भाजक, आर क्या हो गया? शेषफल, क्यू हो गया भागफल। इसमें जो भाजक है 16, इसमें जो 16 भाजक है, 16 जो है 5 से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी ए का मान जो क्या होगा? हरदम बी से बड़ा होगा। ए का मान बी से बड़ा होगा। भाज्य भाजक से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, और आर का जो मान होगा, किसका? आर का, यानी शेषफल जो आएगा वो भाजक से छोटा रहेगा। भाजक से छोटा। भाजक क्या है? बी। भाजक है बी, तो बी से क्या हुआ? छोटा। आर का मान क्या हुआ? बी से छोटा। 0 से बड़ा, 0 से क्या हो? बड़ा, या फिर 0 के बराबर हो, 0 के इक्वल हो। यहाँ 0 भी आ सकता है, या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन इससे क्या होगा? हर टाइम छोटा रहेगा। 5 से हरदम छोटा रहेगा, लेकिन 5 से छोटा रहेगा, 0 से क्या हो? बड़ा हो, या फिर 0 के बराबर हो। तो ये आर का मान होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन 0 से बराबर या फिर 0 के से बड़ा होगा। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और भाज्य जो होता है भाजक से क्या होता है? बड़ा होता है, हर टाइम बड़ा होता है। इसको आपको याद रखना है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे रिलेटेड हम 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसका एचसीएफ निकालना है किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225। यानी 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो ए बराबर कितना हो गया? 225। बी बराबर क्या ले लेंगे? 135। ए बराबर 225, बी बराबर 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे क्या ले लेंगे? 225। बी के जगह पे 135। अब 225 से भाग दे के देखते हैं। 225 को 135 से भाग दे के देखते हैं। 135 दूनी 270, तो नहीं होगा। एक बार में 135, 0 9, यानी एक बार में आया। भागफल कितना? 1, और फिर शेषफल 90। अब यही 135 को फिर यहाँ लिखेंगे। सेकंड स्टेप में 135 को यहाँ ले जाएंगे, यानी
बी को कहाँ ले जाएंगे, ए के जगह पे, फिर बराबर, और फिर आर को बी के जगह पे 90। अब 135 को किससे भाग देंगे, 90 से, एक बार में फिर 90 बचा शेष 45, तो एक बार में 90, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर की जगह पे 45। अब फिर हम 90 को कहाँ ले जाएंगे, ए के जगह पे, ठीक। अब फिर 45 को बी के जगह पे, फिर भाग दे के देखते हैं, 90 45 दो बार में आ जाएगा पूरा पूरी, शेषफल आ गया 0। तो 45 गुने 2 जोड़ 0, जिस स्टेप में 0 आ जाए, जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए, इस स्टेप में शेषफल 0 आ गया, तो इसमें जो भाजक है, भाजक क्या है, बी, तो भाजक 45 आ गया, तो इसमें जो भाजक होता है वही इसका HCF होता है, यानी हम बोलेंगे HCF ऑफ, इसलिए HCF 135 225 बराबर क्या हो जाएगा, 45। 45 क्या हो गया इसका HCF 135 और 225 का, यानी जिस स्टेप में 0 आ जाए, जिस स्टेप में हमको 0 मिल जाए, तो उसमें जो भाजक होता है, बी का मान जो होता है, तो क्या होता है, संख्या का HCF, यानी 45 क्या हो गया यहाँ पे 45 संख्या का HCF निकल गया। आगे है सवाल दूसरा नंबर, 196 और 38,220, ये दो नंबर बड़ा कौन है, ये दो नंबर बड़ा है 38,220, तो ए मान लेंगे 38,220, बी क्या हो जाएगा 196, ठीक। ए हो गया 38,220, बी हो गया 196, तो फिर वही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपको ध्यान में रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 38,220, बी का मान है 196। अब चेक करना है कि कितना बार में ये कट रहा है, तो देख लेते हैं, 38,220 को भाग कर देते हैं किससे, 196 से, तो एक बार में आ जाएगा 196, ठीक, एक बार में आ जाएगा 196, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, फिर यहाँ पे 2, अब कितना बार में आएगा 196, यानी गुना करके देख लेते हैं, 19 25 95 19 6 14 33 से 52 से 7 9 बार में, यानी 9 6 54 5 99 81 5 86 हो गया 8 1 नंबर 8 17 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ कुछ नहीं, अब उतरेगा 0। अब 196 से ही कितना बार में खा रहा है, आ रहा है, यानी 196 से गुना करके देख लेते हैं, तो 5 बार गुना करेंगे तो 196 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 3 9 5 45 3 48 4 1 5 5 4 9, यानी पूरा पूरी कट गया 195 बार में, पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 195। शेषफल कितना आ गया था, शेषफल आ गया था 0, शेषफल कितना आया था, शेषफल आया 0, मेरा फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी का मान जो होता है, तो बी का मान क्या हो गया यहाँ पे 196, यानी अगर इसलिए HCF 196 38,220 का हो जाएगा वही 196। HCF कितना आ जाएगा इसका 196, क्या कि फर्स्ट स्टेप में मेरा 0 आ गया, जिस स्टेप में मेरा 0 आता है तो उसमें भाजक जो होता है, उसमें भाजक जो होता है वही उस संख्या का HCF होता है, यानी वो दोनों संख्या का HCF वही भाजक होता है, जिस स्टेप में हमको 0 मिल जाए।
ठीक। आगे है 867 और 255। 867 और 255, ये दोनों में बड़ा कौन है? 867। ये दोनों में बड़ा कौन है? 867। यानी ए बराबर कितना हो गया? 867 और बी बराबर 255। बी बराबर 255। तो वही यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से इसी को लिखना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे 867, बी के जगह पे 255। अब चेक करना है कि कितना बार में आ रहा है, यानी 867 255 भाग दे के देख लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी 3 बार में आ जाएगा। 5 तिया 15, 1 5 15 16, 2 यहाँ पे हो जाएगा 0। 102 शेषफल बच गया 3 बार में, यानी 3 बार में आया। शेषफल कितना हो गया? 102। शेषफल की जगह कितना रख देंगे? 102। 867 बराबर, अब यहाँ 867 नहीं लिखना, अब किसको लिखना है? 255 को। 255 और फिर 102 को बी के जगह पे। अब फिर चेक कर लेते हैं 255 102 से कितना टाइम में आ रहा है, यानी कितना बार में आ रहा है। 255 102, 204, 306 नहीं आएगा, 204। 2 बार में 204 आ जाएगा इसमें। यहाँ आ गया 1 5, यानी 2 बार में शेषफल आ गया फिर 51। शेषफल आ गया यहाँ 51। अभी हमको 0 नहीं मिला है, इसमें आंसर अभी नहीं मिला हमको। अब फिर 102 को कहाँ ले जाएंगे? ए के जगह पे, और 51 को बी के जगह पे। ठीक। अब फिर चेक कर लेते हैं। 102 51, 2 बार में 102 पूरा पूरी आ गया, शेषफल आ गया 0, यानी 2 बार में पूरा पूरी कट गया, शेषफल आ गया 0। 0 हमको मिल गया, जिस स्टेप में हमको 0 मिल गया तो वो आंसर क्या हो गया उसका? HCF बी का मान जो है, तो यानी HCF 867 255 का क्या हो जाएगा? 51। दोनों का स्टेप क्या हो जाएगा? 51। क्या है कि हमको स्टेप, इस स्टेप में हमको 0 मिल गया। जिस स्टेप में हमको 0 मिल जाता है उसका जो भाजक होता है, यानी बी का मान जो होता है, वही उस संख्या का क्या होता है? वो दोनों संख्या का HCF होता है। यानी 51 हमको मिल गया HCF। ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर टोटल सवाल सॉल्व हो गया। आगे हम 2 नंबर को, दूसरा सवाल है हमारे पास। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। q कोई एक पूर्णांक है। q कोई क्या है? कोई पूर्णांक है। हमको दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, कौन पूर्णांक? विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं होता है। इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे 6q + 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर, a तो मान लिए धनात्मक पूर्णांक है, b की जगह पे कितना है? देखिए a बराबर bq + r। q तो यहाँ है, q, r के जगह पे 1 है, 3 है, 5 है, लेकिन यहाँ b की जगह पे कितना है? 6। तो b बराबर क्या मान लेंगे? 6। b बराबर 6। ठीक है। तो b का मान क्या है? 6 है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। b का मान जब 6 है, b का मान क्या है 6, इसमें क्या होता है r का मान यानी b से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो r का मान क्या क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा b, जब b से छोटा हमको लेना है, 0 से बड़ा या फिर 0, तो 0 भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 को नहीं लेंगे, सिर्फ 5 तक लेंगे, क्या कि b से छोटा बोल रहा है, b के बराबर नहीं बोल रहा है। तो r का मान कहाँ तक हो जाएगा 5 तक। ठीक, अब बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करने के लिए। तो a बराबर क्या लिखेंगे पहले, सॉरी r बराबर हम पहले रखेंगे क्या 0, r बराबर क्या रखेंगे 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा बी क्यू प्लस r की जगह पे 0, b की जगह पे कितना 6 क्यू, 0 को नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब r बराबर क्या रखेंगे 1, r बराबर 1। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r यानी 6q प्लस 1, r बराबर रखेंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r यानी 6q प्लस 2। ठीक, इसी प्रकार आगे r बराबर क्या रखेंगे 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस r यानी 6q प्लस 3। ठीक, r बराबर फिर लेंगे 4, तो a बराबर बी क्यू प्लस r यानी 6q प्लस 4। आगे ले लेंगे r बराबर 5, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, b का मान कितना 6, तो 6q प्लस r का मान 5। अब बोल रहा है हमको कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर हम q का मान 1 रखेंगे तो 6 1 6, विषम नहीं आएगा, सम आ जाएगा ही। अगर यहाँ हम q का मान 1 रखेंगे तो 6 1 6 और प्लस 1 7, 7 विषम आ जाएगा, यानी विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा e हो जाएगा, e फिर सम हो जाएगा, e विषम हो जाएगा, e सम e विषम हो जाएगा, यानी विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 6q प्लस 1, एक हो जाएगा 6q प्लस 3, एक हो जाएगा 6q प्लस 5। यानी इसमें हम जब भी 1 को ऐड करेंगे, ये तो सम संख्या हो गया, लेकिन यहाँ ये सम है, इसमें एक विषम को ऐड कर रहे हैं, सम जोड़ विषम, तो क्या होता है विषम, यहाँ सम जोड़ सम, तो क्या हो जाएगा ये सम रहेगा, लेकिन सम जोड़ विषम यहाँ भी है तो ये विषम हो जाएगा, सम जोड़ सम, यहाँ सम होगा लेकिन यहाँ सम जोड़ विषम, ये क्या हो जाएगा विषम। तो यहाँ पे विषम हो गया 1 2 3, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी दर्शाना था। जहाँ q क्या था कोई धनात्मक पूर्णांक, q हम लोग धनात्मक पूर्णांक ले लिए, b का मान हम लोग को इससे कंपेयर करके यानी तुलना करके हम लोग को पता चल गया b का मान यहाँ पे कितना हमको दिख रहा है। r तो पता चल गया कि b का मान जब 6 है तो r का मान क्या होगा b से छोटा रहेगा, b से हरदम छोटा रहेगा, लेकिन 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा। तो 0 भी ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, एक एक करके सबका वैल्यू रखे। एक बार r बराबर 0 रखे, r बराबर 1 रखे, r बराबर 2 रखे, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। देख लिए किस में विषम आता है किस में सम आता है, तो विषम वाला को हम लोग अलग कर लिए, यही हम लोग को दर्शाना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी इसका हम दोनों को HCF 616 और 32 का HCF निकालना है। तो ठीक, स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा,
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 और 32, यानी 616 और 32 का क्या करना है, HCF निकालना है 616 और 32 का। तो 616 और 32 में बड़ा कौन है, 616। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर क्या हो गया 616 और बी बराबर क्या हो गया 32। क्या है कि 616 जो है वो क्या है 32 से बड़ा है, तो बड़ा को हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और छोटा को बी मानते हैं। तो 616 क्या हो गया ए और 32 क्या हो गया बी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है हम लोग को कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना 616 और बी का मान 32। भाग दे के देख लेते हैं कितना बार में आता है, 616 32, 32 दूनी 64, एक बार में 32, 9 2 6 3 नमा 27, 9 बार में कितना आ जाएगा, 2 नमा 18, 1 29 27 1 28, यानी 16 में 8 गया 8, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यानी शेषफल कितना आ गया 8 और भागफल 19, यानी 19 बार में शेषफल आ गया 8। अब फिर हमको क्या करना है, 32 को एक जगह पे ले जाना है, 32 को एक जगह पे ले जाना है, यानी 32 बराबर क्या लिखेंगे 8 गुना 8 चौक 32, 4 बार में, तो 8 चौक 32 हो गया, प्लस में 0 हमको मिल गया। जिस स्टेप में हमको 0 मिल जाता है उसमें b का जो मान होता है यानी भाजक जो होता है वही हम लोग का HCF होता है, यानी HCF ऑफ 616 32 का क्या हो जाएगा 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर इधर लिख देते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यानी इसका HCF कितना आया 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी हो गया 8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर हो गया, अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे सवाल है मेरे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दर्शाना है। तो माना, पहले क्या मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो b की जगह जहाँ b बराबर क्या आ जाएगा मेरा, जहाँ b बराबर कंपेयर करेंगे a बराबर किससे BQ प्लस R से, b की जगह कितना है यहाँ 3 है, 3 है, तो b की जगह कितना हो जाएगा 3 मान लेंगे, जहाँ b बराबर कितना है 3 है। तो यूक्लिड विभाजन, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, R का मान क्या होना चाहिए
बी से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो बी से छोटा आर का मान क्या हो जाएगा, 2, 1, 0, 0 तो ले सकते हैं, क्या कि 0 बराबर ले सकते हैं। तो 0, 1, 2, 3 नहीं ले सकते हैं, क्या कि 3 से छोटा लेना है, 3 के बराबर हमको नहीं लेना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह पे 3, तो 3Q प्लस आर। अब हम अलग अलग करके आर का एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 रखते हैं पहले, सबसे पहले 0। तो ए बराबर 3Q प्लस 0, तो 3Q हो जाएगा दोनों तरफ वर्क करने पर। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। 3Q का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, फिर Q पे हो जाएगा Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो इस पे आएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, इस पे आएगा तो Q स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख दिए 9Q स्क्वायर। अब फिर ए स्क्वायर को हम 9Q स्क्वायर को तोड़ते हैं, 3 गुना 3Q स्क्वायर, 3 3 9Q स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर 3 फिर 3Q स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3M, जहाँ M बराबर क्या, 3Q स्क्वायर। आगे आर बराबर क्या रखेंगे, 1 बार 0 रख दिए, एक बार क्या रखेंगे 1, तो 1 रख के देखते हैं। ए बराबर 3Q प्लस 1, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा ही। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, यानी 2 ए के जगह पे 3Q, बी के जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया बराबर 3 3 9Q स्क्वायर, यहाँ भी द्वितीय 6Q प्लस 1। अब हम इन दोनों से क्या करेंगे, इससे नहीं, 6Q और 9Q स्क्वायर से कॉमन लेंगे, यानी 9Q स्क्वायर से 6Q से कॉमन लेंगे, क्या 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। बाहर में 1 बचा है तो इसको बाहर में रखेंगे। अब ए स्क्वायर बराबर क्या 3M प्लस 1, जहाँ M बराबर कितना, जहाँ M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, यहाँ पे M, इसी के जगह पर हम लोग M रखे तो M बराबर कितना 3Q स्क्वायर प्लस 2। अब हम लोग रखेंगे R बराबर कितना 2, 0 रख दिए, 1 भी रख दिए, अब क्या रखेंगे 2 को। तो 2 को रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए बराबर क्या BQ प्लस R, ए बराबर 3Q प्लस 2, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ हो जाएगा AQ 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी इसी के फॉर्म में टूटेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे इसको तोड़े उसी तरह यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, तो इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ ए स्क्वायर होगा, क्या कि दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, यानी 9 3Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के जगह पे 3Q स्क्वायर आ गया, 2AB के जगह पे 2A, यहाँ 3Q है, B कितना है 2AB हो गया, B का स्क्वायर, B के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब इसका मान हो जाएगा 3 3 9 9Q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12Q, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ए स्क्वायर कितना आ गया
ये दोनों इसको पहले तोड़ लेते हैं, 3 और 1 तोड़ कर सकते हैं इसको, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 जोड़ 1। अब a² बराबर क्या, 3 इससे कॉमन ले लेते हैं ये तीनों से, तो 3 ले लिए कॉमन, तो यहाँ हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1। अब बाहर में 1 तो पहले से ऑलरेडी है, तो a² बराबर 3m प्लस 1। ये m क्या हो गया, m की जगह पे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक, यही हम लोग को दर्शाना था। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए, एक 3m+1 होना चाहिए, यहाँ भी 3m+1 होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हम लोग को दर्शाना है। तो 4 नंबर जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें था वर्ग, इसमें क्या है घन, यही सिर्फ चेंज किया है और कुछ नहीं चेंज किया है। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उसमें माने थे तो इसमें भी मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ b बराबर, वहाँ पे कंपेयर किए थे किससे, a बराबर bq प्लस r से। b की जगह कितना था 9, यहाँ पे b की जगह कितना है 9, तो हमको 9 नहीं लेना है, क्या कि 9 लेंगे तो मेरा शेषफल अगर r बराबर लिखेंगे तो 0 1 2 3 इस तरह 8 तक लिखना पड़ेगा। तो इसका हम लोग गुणनखंड लिखेंगे, तो गुणनखंड इसका क्या होता है 3 भी होता है, तो हम लोग इसका 3 गुणनखंड ले लेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड हम लोग क्या ले लेंगे 3, तो b की जगह पर हम लोग 3 ले लेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है bq प्लस r, a बराबर क्या होता है bq प्लस r, जहाँ r क्या हो b से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो। तो b की जगह 3 है, q प्लस r का मान अब 3 से क्या लेंगे छोटा लेंगे, और 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, तो 0 1 2 3 तक नहीं लेंगे, क्या कि 3 से छोटा लेना है हमको। ठीक, तो अब एक बार 0 रखेंगे r का मान, इसमें क्या रखेंगे, एक बार 0 रख के देखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो एक बार 0 रख देते हैं, r बराबर क्या 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, a बराबर 3q। किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पे उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, उसमें वर्ग किए थे, इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर घन कर देते हैं, aq प्लस aq बराबर 3q का होल क्यूब, तो aq यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 होती है 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा aq। इसमें हमको कॉमन लेना है, 3 नहीं लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 27 के बार में है 3 बार में होती है 27, q3 इधर रह गया, तो aq बराबर 9m, जहाँ m बराबर क्या, जहाँ m बराबर 3q², जहाँ m बराबर क्या 3q²। अब हम लोग r बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, एक बार 0 रख दिए, अब 1 रखते हैं, तो r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, वर्ग तो क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर रहे हैं आपकी बार। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा aq बराबर 3q पे पावर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, इधर हो जाएगा aq
ए प्लस बी का होल क्यूब पे टूटेगा। किस पे टूटेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब पे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी के फॉर्म में हमको इसको तोड़ना है, ठीक। तो 3 + 1 का होल क्यूब इसके फॉर्म में टूट जाएगा, ए क्यूब होता है, यानी ए की जगह पे यहाँ पे 3 क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस बी क्यूब, बी की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a² बी यानी 3a², a² कितना? 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी कितना है? 1 प्लस 3ab², ए कितना है? 3 क्यूब b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 3 × 3 = 9 × 27 क्यूब पे पावर 3 प्लस 1, इसका मान 1। अब इसका मान कितना होगा? 3 क्यूब का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 क्यूब स्क्वायर इतना इसका आ जाएगा, 3 क्यूब का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 क्यूब स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 × 3 = 27, 27 क्यूब स्क्वायर, 1 से गुना करने पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। आगे आ जाएगा 3 × 3 क्यूब यानी 3 × 3 = 9 क्यूब, 1 से यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। अब इससे हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या? इसको पहले अरेंज कर लेते हैं तब कॉमन लेते हैं। तो अरेंज कर लेंगे 27 क्यू 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 क्यू, 1 को क्या किए? पीछे ले गए। अब ए क्यूब, इससे कॉमन 9 ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 9 × 3 = 27, 3 क्यूब पे पावर 3 प्लस 9 × 3 = 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 × 1 = 9, ठीक। अब क्यू तो अंदर में रह गया तो क्यू भी हो जाएगा प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9m + 1, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? 9m + 1, जहाँ m बराबर क्या हुआ? 3 क्यू पे पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, यानी m की जगह क्या आ गया? पूरा ही 3 क्यू पे पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। आगे हम लोग रखेंगे, एक बार 0 रख दिए, आगे 1 रख दिए, फिर आगे क्या रखेंगे? 2 रखते हैं। तो आगे हम लोग रखेंगे 2 को, r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्यू + 1 हुआ था तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू + 2, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? अब घन करेंगे, क्या कि यहाँ पे भी घन किए थे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो ए क्यू यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 3 क्यू का प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। ए भी ए प्लस बी का होल क्यूब पे टूटेगा, क्या कि ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। तो ए प्लस ए क्यूब बराबर ये टूट जाएगा ए क्यूब यानी 3 क्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² बी, 3 ए के जगह पे 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी कितना? 2 प्लस फिर 3 × ए, 3 क्यू गुना b², बी की जगह पे कितना? 2 का स्क्वायर। अब ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? इसका मान कितना? 3 क्यूब पे पावर 3 का, 3 क्यूब का होल क्यूब का, 3 × 3 = 9 × 27 Q3 प्लस 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 पे पावर 3 का कितना आ जाएगा? 8 प्लस इसका मान कितना? 3 × 3 = 9 क्यू स्क्वायर, 9 × 3 = 27, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई होगा गुना, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर है इस पर भी जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9 और इसका मान कितना? 4, तो 9 चौक 36 क्यू, ठीक है, 36 क्यू। अब हम इसको भी अरेंज कर लेते हैं, तो ए क्यू बराबर क्या? 27 क्यू 3 पे पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8
अब इससे कॉमन ले लेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 3q पे पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 9 छक्के 54, 9 चौक 36, 4q प्लस 8। ठीक, तो एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। m की जगह कितना, जहाँ m बराबर 3q पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, यही हम लोग को दर्शाना था कि 9m आना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या आना चाहिए 9m आना चाहिए। तो यहाँ 9m आ गया, यहाँ 9m आ गया, 9m प्लस 1 आना चाहिए, तो 9m प्लस 1 आ गया। 9m प्लस 8 आना चाहिए, तो 9m प्लस 8 भी आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसके रूप में होता है 9m प्लस 1, या किसमें 9m प्लस 8, यानी 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसमें क्वेश्चन नहीं है, 1.1 का टोटल इतने क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक पे।